हाँ जी, हम लोग कर रहे थे हाई कोर्ट के बारे में करना है, मतलब कि थोड़ा-सा इंट्रो किया था हम लोगों ने जाते-जाते, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करना है थोड़ा-सा, हाई कोर्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं है जनरली, है ना? बाकी देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता, आ भी सकता है। आओ चलो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस आर्टिकल्स की थोड़े बहुत। विज़िबल है आप लोगों को ये? दिख रहा है तो बस फिर ठीक है। इसका तो आँखें ठीक है आप लोगों की। आर्टिकल 214 की बात करते हैं गाइस। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि हर एक राज्यों में क्या होगा, एक ठीक है हाई कोर्ट होगा, कोर्ट फॉर द स्टेट्स होगा, ठीक है ना? इसके अलावा और आर्टिकल 215 क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था सेम ऐसा। अभिलेख न्यायालय क्या? जिनके फैसले आधिकारिक होते हैं और ऑफिशियली सेव करके रखते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, है ना? कोई जजमेंट अगर दे दिया है तो आगे वही एज एन एग्जांपल यूज किया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा उच्च न्यायालय का गठन रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 216 में है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके पद की नियुक्ति, उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उसकी क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वो आर्टिकल 219। शपथ ग्रहण कौन दिलाता है हाई कोर्ट के जजेस को शपथ? गवर्नर दिलाता है ना, हेड ऑफ द स्टेट दिलाता है, फिलहाल तो गवर्नर ही हो जाएगा, ठीक है? सैलरी 221 में है। न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण 222 है। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये पूछ रहे तो नहीं कह सकते। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, देखो सुनो, कार्यवाहक ठीक है या एडहॉक भी होता है। जैसे मान के चलो किसी को एडिशनली कोई अपॉइंट कर दे सुप्रीम कोर्ट का जज, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी जज की ना टेन्योर खत्म हो गया उसका, तो भी उसको रखा हुआ है एडहॉक जज के रूप में, ठीक है ना? आगे नेक्स्ट कह रहा है कि आपका ये हो गया हमारा अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है? हाई कोर्ट जो है ना गाइस, कुछ सर्टेन पिटीशंस, कुछ रूल्स रेगुलेशन इशू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, उसको लेकर के आर्टिकल 226 और एक आर्टिकल 231 है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है ना? ये तो इंपॉर्टेंट है। तो 214 से शुरुआत हो रही है, फॉर्मेशन जो है वो 216 में है, थोड़ी बहुत बातें ऊपर भी हैं। आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है? भारत में एकल क्या है, हाँ, एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था है या एकहरी न्यायिक व्यवस्था है ना? ये हमने लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में भी किया था। आगे देखो क्या कह रहा है आपका, एक मतलब कि इस हमारे यहाँ पे ना जजमेंट देने का अधिकार कोर्ट्स के अलावा और किसी को नहीं है। तो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट है, और उसके सुप्रीम में कौन है? हर देश का अपना अपना एक होता है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे ये जुडिशरी सिस्टम लागू है। जहाँ पे मोनार्की सिस्टम होता है ना, वहाँ पे वैसे तो ऐसा कहीं है नहीं जनरली, क्योंकि जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है राजा वाला, वहाँ भी आजकल कोर्ट होते हैं न्याय देने के लिए। लेकिन हमारे एंशिएंट टाइम पे अगर जाओगे तो जो जुडिशरी वाला सेक्शन है वो राजा के पास ही रहता था पहले। फाइनेंस मेन डिपार्टमेंट राजा के पास रहते थे, लेकिन अब नहीं है। तो हमारा जो एकहरी न्यायिक व्यवस्था है, इसमें जो टॉप पे है वो सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसको कहते हैं, ठीक है? ये एक प्रकार की हायरार्की है, सोपान है, ठीक है? और कुछ खास नहीं, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है ना? अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाई कोर्ट है। और जहां ये तो ट्रू है कि कलकत्ता हाई कोर्ट है, बट यहाँ पे जो लक्षद्वीप है ना, इसका जहां तक मुझे याद है शायद कि केरल हाई कोर्ट में आता है, ठीक है ना? इनके अपने सेपरेट नहीं है। यूटीज में तो शायद किसी का भी अपना नहीं है, एक दिल्ली का है। दिल्ली, मैंने कहा दिल्ली तो एक विशेष ही केस है, तो इसमें तो अलग ही छोड़ दो आप। दिल्ली एक ऐसा है जिसके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद का सीएम भी है, हालांकि वो थोड़ा सा कम पावरफुल है। इसके अलावा अपना खुद का हाई कोर्ट भी है, वरना जनरली यूटीज के हाई कोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है? दिल्ली हाई कोर्ट को पटियाला हाई कोर्ट भी कहते हैं, दूसरा नाम भी है इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वोच्च गठन जो है, उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ था कलकत्ता में, ठीक है ना? बंबई और मद्रास में, 3 जगह पे। हालांकि सबसे पहले कलकत्ता में ही आता है। अच्छा, कलकत्ता तो उस समय ये सब प्रिंसले स्टेट्स हुआ करते थे, तो उस समय जो कलकत्ता हाई कोर्ट था ना, बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था उस समय उसको, ठीक है ना? और बाहर के भी फैसले उसमें सुनाए जाते थे अगर दोनों पार्टी एग्री करे तो। अगर मान देखो, कोर्ट का तो जुरिडिक्शन होता है, अगर जुरिडिक्शन से बाहर है तो कोर्ट काम कैसे करेगा?
क्योंकि ज्यूरिडिक्शन के अंदर रहोगे तो बात नहीं मानोगे तो कोर्ट आपको सजा दे सकता है, लेकिन ज्यूरिडिक्शन से बाहर में सजा नहीं दे सकता। सिमिलरली हम लोगों ने भी अपने उसके देखो, वैसे तो हम सोवरजिन कंट्री हैं, संप्रभुत्व है, हमारे ऊपर कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल पीस बनाए रखने के लिए हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना पार्टिसिपेशन दे रखा है कि कल को कोई हमारी नेबरिंग कंट्री से कलेश हो जाता है तो हम जाते हैं और हम बात भी मानते हैं, जनरली यही होता है। लेकिन अगर नहीं भी मानते तो कुछ खास नहीं होता, वो बहिष्कार कर सकते हैं यूएन के द्वारा या कुछ सैंक्शन लगा सकते हैं, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि किसी को जेल में डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम हो जाने पे काफी हेल्पफुल होता है। जैसे कुलभूषण यादव का केस अगर याद होगा आपको, जब सुषमा स्वराज सुना ना, दिल्ली की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर बिफोर शीला दीक्षित, है ना, सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो बहुत प्रेज वर्ती थी, उनकी काफी तारीफ होती थी उनकी, है ना। तो उन्होंने ना कुलभूषण यादव का केस आपको पता होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो नेवी में काम करता था और उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके से ना एज एन स्पाई पाकिस्तान ने अरेस्ट किया और फांसी देने पे तुला रहा। तो उसको हम लोग रुकवाने के लिए, फांसी को रुकवाने के लिए हम लोग कहाँ चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए, ठीक है ना। तो आपको तो पता है यहाँ पे तो जज जितने क्वालिफाइड है उससे ज्यादा क्वालिफाइड यहाँ पे वकील हैं, ठीक है ना। तो हमने एक वकील को हायर किया, नाम बस दिमाग से निकल रहा है, उनकी बेटी एज ए पॉलिटिशियन भी हैं अभी, ठीक है ना, और अभी वो शायद करंट में ना आईसीजे में जज भी हैं, पहले तो वकील थे बट अब जज हैं, ठीक है। तो उन्होंने हायर किया, उन्होंने फ्री में उसका केस लड़ा था कुलभूषण यादव का, और जजमेंट पर रोक लगी थी पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान फांसी देने पर तुला हुआ था ना, उनकी तो एक ना डिजायर है कि किसी तरह पर टॉर्चर करें तो फांसी देना है, उस पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। जैसे एक वो हमारे साथ वो जो एरोप्लेन वाला हुआ था ना, कौन सा अभिनंदन वाला केस जो हुआ था, उस तरह का कुछ, ठीक है। आईसीसी तो क्रिकेट का है, इसका मुख्यालय हाँ हाँ, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये तो जजमेंट का है। ये इसका क्या फुल फॉर्म बताया आपने, इसके रिगार्डिंग मैं अभी नहीं कह सकता, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बट ये तो मुझे क्लियर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, आप लोग आगे की बात करते हैं। हाँ जी नमस्ते, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई, यानी कि इलाहाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। आगे की बात करते हैं। 1950 के बाद जब पूरा देश एक हो गया, है ना, तो उसके बाद जो है वो ये 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है। इसको ना ऐसा होना चाहिए था, हाई कोर्ट ऑफ द प्रोमिनेंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द प्रोमिनेंस बिकम द हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो प्रांतों में जो कोर्ट होते थे ना, उस समय क्या होते थे, सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करते थे, लेकिन जब वो राज्य बन गए तो वो क्या बन गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होगा जो कि हमने डिसाइड कर लिया कि दिल्ली में होगा। आगे नेक्स्ट कह रहा है आपका, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन 1956 के तहत, ठीक है, 7th अमेंडमेंट के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक, है ना, एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ के केस में हुआ। और इसका अमेंडमेंट कौन सा था, 200, हमने पढ़ा था ना 231 अमेंडमेंट, ये सॉरी आर्टिकल आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि मेन तो यही है, 231 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेंडमेंट करके इसको चेंज किया, पहले ऐसा नहीं था। आगे वर्तमान में 2019 में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25, ठीक है। राज्य कितने हमारे पास, 28, और 8 यूटीज है ना, टोटल 36 हो गए, ठीक है। लेकिन हम अभी फिलहाल हमारा काम चल रहा है क्या, 25 से काम चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक है, ठीक है, जिसमें कि 8 जो यूटीज है ना, उसमें से केवल दिल्ली का एक अलग से उच्च न्यायालय है जो कि 1966 से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, संविधान में क्या प्रावधान है इसको लेकर के। तो देखो, संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्रक्रिया के बारे में दिया गया। कौन से भाग में, भाग 6 में, ठीक है। आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक, लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है। आज नेक्स्ट की बात करते हैं, टेन्योर एंड रिमूवल एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। संविधान के उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को कार्यकाल निर्धारित किया गया नहीं है, ठीक। क्या कह रहा है आपका, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है,
पर इसके संबंध में 4 प्रोविजंस हमने ऐड किए हैं। क्या? यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। उसकी आयु के संदर्भ में किसी भी प्रश्न का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। और अंतिम निर्णय जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेज सकता है, ठीक है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर पद छोड़ सकता है। देखो सुनो, वैसे तो देखो इसमें मेन हमारा एक यही है बस कि 62 वर्ष, है ना। इसके अलावा एक बात कहूं आपको कि हाई कोर्ट के जज को अगर उसके टेन्योर से पहले हटाना है ना। आपने शायद अभी शायद पता नहीं क्या पता होगा या नहीं पता होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक बार जज ने, है ना, ऑर्डर जारी किया सुप्रीम कोर्ट के जज को अरेस्ट करने का। पॉसिबल है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है ना। जमीन इस भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। अच्छा, जब जारी हो गया तो फिर आदेश का तो पालन होना चाहिए। तो बंगाल पुलिस आ गई कलकत्ता पुलिस अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका नार्को टेस्ट कराया, फिर उस जज को अरेस्ट करने का और बाकी प्रोसीजर का आगे ऑर्डर दिया। वो जज ही फिर पता नहीं छोड़ के भागे, आगे क्या हुआ पता नहीं, ठीक है। काफी समय तक तो गायब रहे वो। इस तरह के भी ऑर्डर जारी हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति से आदेश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द, है ना, पद से मुक्त किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है, ठीक है ना। एक हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है। अगर हाई कोर्ट के जज का भी ये ठीक वैसा ही प्रोविजन जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इंपीचमेंट लगाते हैं, महाभियोग लगाते हैं। लेकिन इसके लिए वो वर्ड नहीं है महाभियोग, लेकिन प्रोसेस वही है कि पार्लियामेंट से पास हो रहा है, उसके बाद राष्ट्रपति उसको ऑर्डर देके रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह रहा है? प्रस्ताव को विशेष बहुमत से विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन, ठीक है। इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और सदन के मौजूद मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, है ना। विशेष बहुमत का मतलब ही क्या होता है? हमारा 2/3 होता है, ठीक है। मिलना आवश्यक होता है। यानी किसी अगर हाई कोर्ट के जज को बिफोर टेन्योर हटाना है उसकी पोजीशन से, ठीक है, तो हमें पार्लियामेंट में इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा और वो प्रस्ताव दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, ऐसी कभी नौबत आई नहीं किसी जज के साथ इस देश में, लेकिन रंजन गोगोई का नाम सुना आप लोगों ने? ये पहले के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। राम मंदिर वाले में इनका जजमेंट था, ठीक है ना। और कपिल सिब्बल का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। वर्तमान में वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कपिल सिब्बल, और उस समय आईएनसी में थे, मतलब कांग्रेस में थे। ये वाली कांग्रेस, आईएनसी नहीं बोलूंगा, कांग्रेस ही बोलता हूँ। उस समय कांग्रेस में पॉलिटिशियन थे। जब इन्होंने जजमेंट दिया तो उन्होंने ना, इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने मूड बनाया था उनके खिलाफ ये लाने के लिए प्रोविजन, है ना, इस पोस्ट से हटाने के लिए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। मैंने कहा ना, इस देश में अभी तक ऐसा कभी कोई नौबत नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट को, किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को पास करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर से जाया जाए, ठीक है। बाकी अगर जाते हैं तो फिर क्या होगा? अच्छा, यही सेम प्रोसेस हाई कोर्ट का भी है ना, या सॉरी सुप्रीम कोर्ट का भी है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाना तो सेम वही 2/3 से दोनों सदनों से पास करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ प्रोसेस किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति को पहले ही क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो साइन करेगा, उसके बाद फिर प्रोसेस चालू होगा। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसे पारित माना जाएगा। ये ना देखो, ये प्रेजेंट का भी प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद प्रत्येक सदन से, हाँ टोटल चाहिए। ये जो आप कह रहे हो ना प्रेजेंट का, ये ना साधारण बहुमत में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है आपका? एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये तो हमने पढ़ा है। एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 था ना ये तो, ठीक है ना। आर्टिकल 214 था ये। और एक उच्च न्यायालय को एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल था? 231 था, ठीक है ना। 215 ये हमने पढ़ा है कि ये आर्टिकल 215 क्या है? हाई कोर्ट क्या है? एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये मैंने आपको बताया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? ऐसे आपने देखा होगा कभी वकील को इंटरव्यू देते हुए ना, जो उनके पीछे किताबें लगी होती हैं, वो बेसिकली क्या होती है? करंट की जजमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नहीं,
ठीक है ना। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अगर किसी पर्टिकुलर केस में अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो एज एन एग्जांपल उसको सेट कर लिया जाता है, वकील उसके रेफरेंस पे आगे बात करता है। अब मान के चलो कोई केस बहुत पहले हुआ, उसके बेस पे वकील ने मान के चलो किसी का, मैंने ऐसा लाइव ऐसा देखा, आपने देखा होगा अभी करंट में ना, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स की वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाती हैं, बहुत सारे जजेस जजमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ एक ना फॉल्स एलिगेशन का केस था लड़की का, लड़के के अगेंस्ट में। तो वकील जो था ना लड़की का, वो ऐसा एग्जाम्पल दे रहा था कि ऐसा हुआ। तो जो पटना हाई कोर्ट के जो जज थे, कह रहे ये हमारा कोर्ट है, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है उसको आप एग्जाम्पल तो दे सकते हो, लेकिन मानना ना मानना तो वो तो जज के ऊपर है, उसको उस समय एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और मतलब होता है कि अगर आपने उसकी बात को नहीं माना है, उसकी अवमानना कर दिया, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। नेक्स्ट 217 कोलिजन सिस्टम, नियुक्ति को लेकर के ना कोलिजन सिस्टम की प्रणाली को बनाया गया है। ये एक तरह का ना मतलब कि जजेस को अपॉइंट करने का एक सिस्टम होता है जिसमें कौन कौन होगा। इसको एक बार टच भी किया था मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। ये कोलिजन सिस्टम में प्रेसिडेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वरिष्ठ जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, ये जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें एक मंत्रिमंडल का भी एक व्यक्ति होगा, संसद भी होगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसको खारिज कर दिया। वापस से पुराना कोलिजन सिस्टम ये लगा पड़ा है। जो जजेस का जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है पहले चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं है प्रोसेस में, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लगातार 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य करना चाहिए किसी, है ना। इसका होना चाहिए आपका, हाँ, 10 वर्ष तक एडवोकेट होना, सरकारी वकील होना चाहिए, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था आपका 10 वर्षों का, या तो ये हो हाई कोर्ट में क्या हो, वो आपका लॉयर हो, या फिर क्या हो 5 साल का हाई कोर्ट का जज हो, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल होता है। दोनों में से कोई। और एक और चीज है ना, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, या अल्टीमेटली कह लो प्रधानमंत्री की नजर में। रिटायरमेंट की आखिरी टेन्योर क्या होती है इसकी 62 होती है, एक ही टेन्योर है और कोई कंडीशन नहीं है इसमें, बाकी इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। इसके बाद भी ये लोग काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे ना, मैंने कहा ना एडहॉक जजेस की व्यवस्था होती है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट। आपको पता है कि जज तो जितना पुराना होगा उतना एक्सपीरियंस होगा, तो इतने कॉस्टली आदमी को हम यूं ही कैसे जाने दें। तो जो जज रिटायर हो जाते हैं उनको एडहॉक बेसिस पे आगे कंटिन्यू रखा जाता है, ठीक है, या उनको किसी कमेटी का या किसी भी चीज का हेड बना दिया जाता है। इस तरह की चीजें भी चलती हैं। त्याग पत्र दे सकता है किसको, राष्ट्रपति को। इसको हटाने का प्रोविजन मैंने आपको बता दिया ना, वही प्रोसेस है जो किसका प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के जज का। संसद के दोनों डिस्ट्रिक्ट, ये देखो जज है वो हाई कोर्ट का, उसको शपथ दिलाएगा गवर्नर, सब कुछ चीजें वो राज्य में करेगा, जजमेंट भी अपना राज्य में ही देगा, लेकिन वो कनेक्टेड किससे है, सेंट्रल से, राष्ट्रपति के अंडर है वो, ठीक है ना। और अगर उसको कोई दिक्कत हो जाती है, उसको हटाना पड़ा है, तो वो संसद में बिल पास होगा, ना कि उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, 2/3 से। अगला 219 शपथ, ये तो आपको पता है, बाकी आप ध्यान रखना, क्या पता पीवाईक्यू मैंने लिया नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू में है, हो सकता है ये क्वेश्चन कि राज्यपाल इसको शपथ दिलाता है, ठीक है। 220 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के बाद, सर्वोच्च न्यायालय तथा किसी भी उच्च न्यायालय में को छोड़ करके अन्य किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये पता नहीं क्या लिख दिया, मैं बताता हूं आपको। अगर हाई कोर्ट का जज रिटायर हो गया तो पर्टिकुलर उस राज्य में छोड़ करके वो कहीं भी वकालत कर सकता है, उस राज्य में नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो उस चीजों को ना वो मैनिपुलेट कर सकता है। अगर जहां पे वो जज रह चुका है वहां पे उसको चीजों का पता है, सिस्टम का पता है, तो इसलिए वहां पे छोड़ के वो कहीं भी कर सकता है, वो वकालत कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अन्य राज्य में, ठीक है। जनरली ये करते नहीं है अन्य राज्य में, क्यों, क्योंकि वो उसका ज्यूरिडिक्शन से बाहर चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर होता है तो उसके लिए तो कोई अन्य राज्य का सीन ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ का है, पूरे। तो हम तो यूं नहीं कह सकते कि वो जाके पाकिस्तान या कहीं और जाके वो कर ले, है ना। तो इसलिए देखना कभी आप लोग, सुप्रीम कोर्ट का जज या तो रिटायर होगा जनरली। मैंने जो या तो अब तो खैर देख रहा हूँ, एक बहुत पहले एक जज थे, वो तो खेती वेती करते थे, ठीक है ना, और इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। या तो वो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करे, ठीक है ना, या वो ये वकालत छोड़ दें और पॉलिटिक्स में आ जाए, जैसे कि रंजन गोगोई या कोई और। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और क्या क्या आपका वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते के कभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है ना।
2.5 लाख रुपए है अदर जजेस का, ठीक है। हाँ जी, कुछ नहीं 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 नहीं, ये ना 2.25 होना चाहिए इनको, ठीक है। इसको 2.25 कर लेना, कम कर लेना। बाकी मैंने कहा ना इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। देखो सैलरी से रिलेटेड पूरे सिलेबस में एक ही सवाल है, क्या? किसकी सैलरी टैक्स फ्री है? बात खत्म है, ठीक है। ये कभी अमाउंट पूछा ही नहीं गया, मुझे तो नहीं, मतलब पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता, बट पूछा नहीं गया कभी आज तक, ठीक है। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है बाय द वे? 5 लाख, ठीक है ना। 3.5 में भी गवर्नर की होगी शायद, किसकी? ठीक है। अच्छा, इन सबकी निधि, इनकी जो इनकी जो सैलरी है गाइस, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, CFI पे भारतीय, मतलब कि इसी खजाने से इनकी सैलरी जो है वो निकलती है सबकी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आर्टिकल 226 की, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तथा अन्य मामलों में उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कौन से में? आर्टिकल, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। और हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 226, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत पहले ना, आज से शायद 17-18 की बात होगी, जब ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या नाम है, जवाहरलाल, JNU, यहाँ पे नारे वारे लगे थे, एंटी नेशनलिस्ट नारे, है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सच काइंड ऑफ नारा, स्लोगन्स, है ना। तो उसमें एक नाम बड़ा चर्चा में आया है, कन्हैया कुमार, है ना। तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, तो वो व्यक्ति सीधे चला गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, है ना। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आपको हायरार्की फॉलो करनी चाहिए, पहले आपको जाना चाहिए कहाँ पे? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट भेजा, ठीक है ना। उनको लगा कि वहां पर सीधे सीधे मेरा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, बट उनको हाई कोर्ट आना पड़ा, हाई कोर्ट से उनको छूट मिला। अगर हाई कोर्ट आप आते हो तो 5 तरह की जो चीजें हैं, वही रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के थे, ठीक है। सेम रिट आपको जो सुप्रीम कोर्ट देता था, वही रिट कौन देगा? 226 में हाई कोर्ट देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, 233 के बारे में, अधीनस्थ और जिला न्यायालय, सबऑर्डिनेट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा है। ये वही वाले, जैसे हर एक, ये एक राज्य में बहुत सारे हो सकते हैं। हाई कोर्ट एक राज्य में सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में सिर्फ एक होता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक राज्य में, जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं अगर हम, तो दिल्ली में एक तो रोहिणी कोर्ट है, एक 30 हजारी कोर्ट है, एक आपका शायद कड़कड़डुमा कोर्ट है, एक शायद साउथ एक्स में भी कोई कोर्ट है ना, आई थिंक शायद साकेत कोर्ट है ना। ये सारे के सारे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है ना, जिला न्यायालय है, ठीक है ना। अच्छा, इनके बारे में जरा देखते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भाई बातें नहीं प्लीज। देखो जिला जज, हाँ जी, नहीं डिपेंड करता है कितने का, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे दिल्ली तो बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी देखो यहाँ पे कितने सारे जिला न्यायालय हैं, द्वारका कोर्ट भी है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, आप जाओगे ना दिल्ली, ये जैसे कभी मौका मिले आपको, भगवान ना करे बट मौका मिले अगर, मैं तो गया हुआ हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो वो न्याय का मंदिर नहीं है, वहाँ पे पैसा चलता है, जो जब पैसा देगा उसका काम जल्दी होगा। मैंने काम करवाया अपना, जैसे मैंने आपको बताया था शायद ये सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर पे, कि जैसे कि मुझे जैसे बेल लेनी थी, ठीक है ना, तो वकील ने कहा कि भाई ये स्टाफ बैठा हुआ है, जैसे कोई LDC है, कोई UDC है, इन सबको पैसे पकड़ाते जाओ। जैसे नेक्स्ट डे विदाई के दिन नहीं देते कि लड़की का मामा है 501 गले मिलो, सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो हमने ऐसे देखा, अपना बिल वो पास करवाया, ठीक है। और कोई वहां पे न्याय की मूर्ति भी है जो पीछे कहीं ढक रखी है फाइलों के बीच में, दिखती नहीं है। दूसरी बात, वो फिल्मी सीन में है कि लोग भी खड़े हैं, कटघरा भी, ऐसा कटघरा भी है, लेकिन वो कटघरे को कोई पूछ नहीं रहा है, समझ रहे हो आप इस चीज को। 5 मिनट का ही मौका है, आपकी जैसे हाजिरी लगी, आपको पुलिस वाला पकड़ के लाएगा, आपका केस नंबर बोलेगा, ओके बस बात खत्म, आपको लेके चले जाएंगे। अगर जुडिशियल में भेजना होगा तो जुडिशियल में भी लेके जाएंगे, या पुलिस कस्टडी में लेना होगा, पुलिस चाहेगी तो आपको कस्टडी में लेना चाहते हो तो उसके लिए अप्लाई करेगी वो, ठीक है। आ जाओ वापस आ जाओ, मैं किसकी बात कर रहा था? जिला जज। अच्छा हाँ, ये कह रहा था कि जब आप कभी मौका मिले जाने का, आप देखना बहुत सारे तो कमरे हैं एक तो, ठीक है ना, और उसमें एक एक कमरा एक एक इलाकों के अलॉट किया हुआ है। जैसे पूरा नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे हैं, हमारा इलाका है, फिर बगल वाला है, फिर रोहिणी है, फिर रोहिणी के कितने सारे एरियाज हैं, है ना, कुछ बुद्ध विहार से लगते हैं, कुछ हमारे वाले से लगते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, वैसे जुडिशियल बाउंड्री भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जलेबी चौक है, वहां पे अगर कोई क्राइम होता है तो वो सुल्तानपुरी में नहीं जाएगा, वो ये राजपाल थाने में आएगा, ठीक है ना, जो संजय गांधी के सामने है।
अगर यहाँ कोई क्राइम होता है तो राजपार्क में जाएगा, लेकिन अगर बी ब्लॉक में होता है तो वो मंगोलपुरी में जाएगा। इसका डिसीजन ये लोग पहले से ही सब कुछ सेटअप बना हुआ ही है ना। तो आप जाओगे तो अलग अलग कमरे अलग अलग डिवाइडेड है ना। आपका जहाँ पे क्राइम हुआ है, जो आपका जहाँ पे सेंटर क्राइम का सेंटर है, वहीं से आपको वो केस रजिस्टर्ड करना होता है। ठीक है, यही होता है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट। आप जैसे मान के चलो क्राइम करके भाग गए, इलाहाबाद गोरखपुर ना, सपोज करो आप गोरखपुर भाग गए, ठीक है ना, आपको गोरखपुर से पकड़ के लाएंगे, ठीक है ना, आपको गोरखपुर से पकड़ के लाएंगे बकायदे आपके घर के पास वाले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हुए, अदरवाइज दिल्ली पुलिस पे ही एक अपहरण का मुकदमा लग जाएगा। ठीक है ना, कि बिना, क्योंकि जब तक आप लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करोगे उस बंदे को आप नहीं ला सकते। ऐसा भी पंजाब पुलिस ने किया था, अगर याद होगा, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी और पंजाब दिल्ली पुलिस का कुछ चल रहा था ना, उस केस में पंजाब पुलिस को ही दिल्ली पुलिस ने अपहरण के केस में अरेस्ट किया था, ऐसी न्यूज आई थी। ठीक है, आम आदमी पार्टी का चल रहा था सब। मैं वकील का नंबर दूंगा, मेरे पास है एक, तो बाहर मैंने बोर्ड लगा रखा है, बाकी आप पूछो कोई बात नहीं। वो ऑलरेडी बेल पे है, फिर क्राइम कर रहा है, वो क्राइम ऐड हो जाएगा। हाँ, सब एक जगह पे आ जाएगा वो। इसका भी मुझे पर्सनल अनुभव है। ठीक है, मेरे ही नॉन में एक ने हो जाते हैं एक खानदान में कोई, ठीक है ना। तो एक पे चल रहा था, उसने बाहर जाकर के, अब जैसे जो इसकी हरकतें थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना, उसने कहीं जाके और चोरी कर ली, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड वहां चला जाएगा, और वो उसकी जो सजा है वो कंटिन्यू वहीं से हो जाएगी, जहां पे अरेस्ट करेंगे वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी, एक ही सजा कटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सजा एड ऑन नहीं होती है। अमेरिका की सजा सुनना 150 साल 200 साल, वहां पे एक क्राइम पे सजा ऐड होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो मैक्सिमम, जैसे मान लो किसी ने 2 क्राइम कर दिए हैं, तो उस हिसाब से देखते हो जो हाईएस्ट है ना वो उसको दे देते हैं। इवन दो उसका जो बिहेवियर जेल में अच्छा होता है तो उसको सजा को कम भी कर देते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। आप कभी अमेरिका के जजमेंट्स वगैरह देखना, आप लोग 150 साल की, 150 साल तो बंदा ही नहीं रहेगा, समझ रहे आप लोग। तो कोई सेंस बनता नहीं है इसका, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं उसको। ठीक है, आ जाओ चलो। जिला जज की नियुक्ति, पद की स्थापना, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन वगैरह, इसका पावर किसके पास है? ये राज्य के पास है, गवर्नर, ये हाई कोर्ट वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। ठीक है भाई, जरूरी थोड़ी है गवर्नर को आइडिया हो कि कौन कितना जजमेंट, कौन कैसा जजमेंट दे सकता है। हो सकता है कि वो लॉ बैकग्राउंड का ना हो। ठीक है, आगे की बात करते हैं। संवैधानिक उपबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक, ये किसकी बात कर रही है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा है। इसमें तक इन न्यायालयों के संगठन और कार्यपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 233 में क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेम वही सब प्रोसीजर चल रहा है। 234 में न्यायिक सेवा से जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा था 234 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ठीक है, और 235 व्याख्या वगैरह, एक्सप्लेनेशन जो भी और है। अधीनस्थ न्यायालयों पर मतलब जैसे कोई हाई कोर्ट नियंत्रण करता है ना, इस तरह की चीजें, जिससे रेट जारी करता है ना, उसमें इस तरह के प्रोविजन होते हैं। हाई कोर्ट चाहे तो किसी भी कोर्ट केस को अपने पास बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी बुला सकता है। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जनरली यही होते हैं, एटलीस्ट ये होते ही होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण यह है कि ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। लेकिन हम उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, कभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट को एड्रेस करेगा ना, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ही लिखेगा। ऐसा नहीं कि छोटा है, हमारे माइंडसेट में छोटा है, लेकिन वो विद ड्यू रिस्पेक्ट ही लिखते हैं। ठीक है, कभी किसी दिन आपका सिलेक्शन अगर किसी कोर्ट में हो जाए अगर, तब आपको पता चलेगा जज के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस होता है। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा। एक स्टूडेंट था तरुण नाम का, वो सिलेक्ट हुआ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो जज तो, बल्कि वो तो यूं कहता था कि सर अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो उसके बाद डायरी थी, वो नाम वाली नहीं होती डायरी, जो उसमें वो नाम लिख देता था अपना, जो भी पनिशमेंट, जो भी गलती किया वो भी लिखता था बकायदे। आगे की बात करते हैं। ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं, और उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। मतलब हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये फ्री नहीं है, जैसे हाई कोर्ट है या जैसे सुप्रीम कोर्ट है। ये हमेशा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये हमेशा हाई कोर्ट के अंदर ही रहते हैं, हाई कोर्ट इनके कंट्रोल में रहते हैं।
आगे की बात करते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233, ठीक है ना। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, ये सब कौन करता है? राज्यपाल करता है ना, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। क्या योग्यताएं होनी चाहिए भाई? वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी सरकारी सेवा पे कार्यरत ना हो, मतलब कोई और पोस्ट, इसको वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं ना जो हमने पीछे पढ़ा था, मतलब कोई और सरकारी पोस्ट होल्ड ना करता हो। कम से कम 7 वर्ष तक जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हो, मतलब कि अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। उच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, हाई कोर्ट ने उसको रिकमेंड किया हो। तो अपॉइंटमेंट में ये प्रोसीजर है कि हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा तभी तो राज्यपाल उसको आगे अलाउ करेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, उच्च अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोगों की तो लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ है। मैं लाइब्रेरी जाता था मुखर्जी नगर में, मेरे बगल में जो बच्चा वहां पे जो मेरे एक भाई साहब थे वो तैयारी कर रहे थे जुडिशरी की, है ना। जुडिशरी के एग्जाम होते हैं जो पीसीएस लेवल पे होते हैं। पीसीएस में खाली आईएएस वाले नहीं होते, जुडिशरी के भी होते हैं। तो उसी जुडिशरी का, अब वो जुडिशरी का आपने मान लो चलो किताबें पढ़ी आपने, आप जुडिशरी में सेलेक्ट हो गए, वहां से भी आप मजिस्ट्रेट बन जाओगे, किसके? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ठीक है। लेकिन आपका बैकग्राउंड तो लॉ का नहीं, आप 7 साल तो का एक्सपीरियंस आप लेके नहीं आए हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो पीसीएस के थ्रू आते हैं, स्टेट पीसीएस के थ्रू, वो इसमें अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। 235 क्या कह रहा है आपका? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक है ना। जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं इनके बाद कैसे कंट्रोल करते हैं? जिला न्यायालय और अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा के संबंध में व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति और अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय को होता है। और आपको मैं बताऊं कि हाई कोर्ट के जजेस पे भी नियंत्रण होता है। ऐसे कोई जज है ही नहीं जो कि फ्रीली काम करे। जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी अन्य उसका जज बनता है अदर देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years उसके जजमेंट्स को रिव्यू किया जाता है कि वो कैसे फैसले दे रहा है। तब तक वो टेम्परेरी ही होता है, परमानेंट नहीं होता है। और उसके जजमेंट देखने के बाद ही आगे का डिसीजन दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसे जजमेंट भी आते रहते हैं। जैसे बिहार में एक केस हुआ तो उस जज ने जो है उस आदमी को पनिशमेंट दिया कि वो उस गांव की 2000 महिलाओं के कपड़े धोएगा। ये पनिशमेंट है, ठीक है ना। तो इस पनिशमेंट को ऊपर चैलेंज दिया गया, तो फिर उस जज के ऊपर इंक्वायरी बैठी। क्रिमिनल पर तो जो बैठी वो तो आगे बैठेगी, पहले किस पे बैठी कि ये किस तरह का पनिशमेंट है, ठीक है ना। ये चीज आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट व्याख्या एक्सप्लेनेशन में क्या, जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था ना, वहां पे जो लास्ट आर्टिकल था हमारा व्याख्या का, वो क्या व्याख्या कह रहा है कि जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इत्यादि चीजें होती हैं। देखो सुनो, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, इसमें बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स या कोई भी और मामले, है ना। तो जो जितने भी अलग अलग चीजें ना, इनसे रिलेटेड प्रोविजन जो है ना वो इसमें है। इनके नाम अलग अलग है, सिविल जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज है। इन सबको लेकर के एक्सप्लेनेशन है। न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश और उसके नीचे न्यायिक पदों पर संबंधित होते हैं। आ गया जो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, संरचना और अधिकार। राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र और अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इसकी प्रवृत्ति भिन्न हो सकती है। क्या कहना चाह रहा है? राज्य द्वारा, राज्य इसको बनाता है, क्या बनाता है? अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संरचना बनाता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इसका स्ट्रक्चर कौन तैयार करेगा? ठीक है ना, राज्य तैयार करेगा, ठीक है ना। और ये वेरी, चूंकि राज्य तैयार करेगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य पर राज्य टू राज्य क्या होगी, वेरी कर जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है, सेशन जज भी बोलते हैं इसको। जब वो दीवानी मामले की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वो फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो, अब ये क्या होता है, दीवानी मामले कौन से होते हैं? फौजदारी जो क्रिमिनल वाला है सीधे, है ना। एक तो सिविल केसेस हो गया और एक क्रिमिनल केसेस हो गया, है ना। तो जब वो क्या करेगा, जब वो सिविल केसेस झेलेगा, जैसे पैसे वैसे संपत्ति से रिलेटेड झेलेगा, तो उसी जज को हम क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेंगे, है ना।
और जब वो क्या करेगा, जब वो क्रिमिनल केसेस झेलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेशन जज कहेंगे। ठीक है। जिला न्यायाधीश को किसी भी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है क्रिमिनल केसेस में। हालांकि इसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जा सकता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे, और वैसे भी अगर किसी को है तो वो अपील करेगा ही ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इतना ही है इसमें। ठीक है। नहीं सर, टाइम ही नहीं मिला। सबके ना ऐसे टेस्ट बनाए सर, क्या बोलते हैं उसको यार, कस्टमाइज टेस्ट बनाया ना, सबको टाइम टेस्ट चेक करने में टाइम लग रहा है। देखो सुनो, स्टेट के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका में, तो राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले आता है क्या, गवर्नर। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ये हाई कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो आज देखते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है, क्या होता है पंचायती राज सिस्टम। किसी को आइडिया तो बताए, दो शब्द। जो गांव में क्या होता है, आपने देखा गांव में? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? ओके। तो ओके, सुनो, जो पंचायती राज सिस्टम है इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्या शक्तियों का विकेंद्रीकरण? भाई शक्तियां तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और वो चाहती कि ये शक्ति आम आदमी तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने कुछ शक्तियां किसको दे दी? पंचायतों को दे दी, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन एट देयर ओन, है ना, अपने खुद से फैसले ले सके। कुछ डिसीजन दे दिए उनको कि आप खुद से ले लो। क्या संविधान बना तो पंचायती राज सिस्टम था? तो बिल्कुल था। आर्टिकल 40 हमने पढ़ा था पंचायतों से रिलेटेड। लेकिन आर्टिकल 40 जो है गाइज, आर्टिकल 36 ना, आई थिंक शायद 36 to 40, 51 है ना, ठीक है ना। ये किस में आता है? ये डीपीएसपी आता है, इसी में तो 40 आता है ना। तो डीपीएसपी क्या ऑप्शनल है या मैंडेटरी है राज्यों के लिए? ऑप्शनल है। लगाए तो लगाए, ना लगाए, अगर कोई राज्य आपको फ्री बिजली दे रहा है और दूसरा राज्य नहीं दे रहा, तो आप उससे नहीं मांग सकते कि हमें भी फ्री बिजली दो, हमें भी फ्री पानी दो। ये ऑप्शनल होता है। तो जब ऑप्शनल है तो कोई राज्य क्यों चाहेगा कि मेरी शक्तियां कम हो जाएं? ठीक है। तो संविधान में इसका जिक्र था, लेकिन क्या था? ये ऑप्शनल था, डीपीएसपी में था। अब जब डीपीएसपी में तो राज्य तो नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको मैंडेटरी करने के लिए हमने कई सारे इसमें अमेंडमेंट चेंजेस किए। तो पहले हमने किया 73rd अमेंडमेंट किया हमने, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन किया हमने, और इसमें हमने मैंडेटरी कर दिया कि भाई आपको अब ये करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए राज्य और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता तो सेंटर ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो उन्होंने अमेंडमेंट करके इसको क्या कर दिया? टेम्परेरी से क्या कर दिया? परमानेंट कर दिया। परमानेंट करते ही ये किस आर्टिकल में चला गया? 200, वो वाला अभी भी है। अगर कोई राज्य चाहे ईमानदारी से तो 240 वाले से भी रेगुलेट कर सकता है, लेकिन अब बाध्य किया गया 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ये टोटल 16 हैं गाइस, ये ठीक है ना। ए से लेकर ओ तक कितने टोटल? 16 हो गए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था ये स्थानीय स्वशासन है, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। भाई देखो, आपको पता है 2024 में भी पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, तो 1950 में कैसे पहुंच रही होगी? जब पुलिस नहीं पहुंच पा रही है क्राइम पे, तो सरकार का स्कीम कैसे पहुंचेगी? तो सरकार की स्कीम एंड ऑफ द पीपल तक पहुंचे, है ना, इस देश के आखिरी नागरिक तक पहुंचे। इसके लिए हमने क्या कर दिया? ये स्थानीय स्वशासन जो है हमने शुरू किया, ठीक है ना। A B C D E F G H I J K L M N O, ये 16 पे है यार ये। नहीं, चलो अभी देखते हैं। ए से ओ रखना आप लोग, ठीक है।
कुछ होगा, या तो इसमें सब आर्टिकल्स भी होंगे कुछ। वैसे ए से होता क्या है अब, या तो अगर 15 है तो 15 लग लो, अभी देखते हैं अभी, ठीक है। हो सकता है कि 243 से काउंट हो रहा हो, 243 फिर 243 ए बी सी है ना, तो 16 हो सकता है। अच्छा चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना आप लोग गाइस। हमने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बनाने के लिए हमने 73rd अमेंडमेंट किया, और इसमें हमने 2 कैटेगरीज डिवाइड की, एक जो गांवों के लिए थी और एक जो अर्बन्स के लिए थी, शहरों के लिए थी ना। ये पॉपुलेशन बेस्ड के आधार पर डिवीजन होता है ये, ठीक है ना। तो गांव में जो होती है गाइस वो त्रिस्तरीय थी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट, है ना। और शहरों में जो होती है वो नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, और फिर नगर, जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है वहां पे नगर निगम है, जैसे कि यहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। नगर पालिका और नगर पंचायत, कम आबादी के आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करते हैं। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत पंचायतों को प्रांतीय सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। ये तो कोई इशू नहीं है, इसका रहने दो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उदय वैदिक युग में प्रचलित, ये हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था ना, वो वैदिक काल में सभा कहते थे, उससे शुरू हुआ ये। आगे की बात करते हैं, गांधी जी ने गांव के विकास के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की थी, है ना। गांधी जी का ऐसा मानना था कि भाई ग्राम राज्य से ही राम राज्य पाया जा सकता है, तो इसीलिए गांधी जी के प्रोविजंस के थ्रू ही, बाकी चीजों को देखते हुए हमने इसको कहां पे रखा था, मूल संविधान में, आर्टिकल 40 में। ये मूल संविधान की बात कर रहा है, लेकिन ये तो कौन से भाग में था, संविधान के भाग 4 में था ना भाई, भाग 4 में अनुच्छेद 40 में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया कि गांधी जी खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, इस आर्टिकल 40 के इसका आर्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो बनाई गई, ठीक है, जिसने 2 अक्टूबर 1952 को जो है वो क्या कर दिया, एक कार्यक्रम चलाया, जिस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, ठीक है ना। हालांकि ये कार्यक्रम क्या रहा, असफल रहा। अब असफलता क्या कारण है भाई, तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा ना, असफलता का कारण सबसे बड़ा यही था कि राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं था। तो उन्होंने 2 अक्टूबर को चालू कर दिया कि भाई हमने पंचायती राज सिस्टम चालू कर दिया। कहां से चालू कर दिया, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। तो भाई राजस्थान में चल गया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनर्जाइज होकर के खोल दिया। चलो उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी खुल गया, उसके बाद किसी ने खोला ही नहीं, तो सब असफल ही रहा, क्योंकि राज्य खुद से तो चाहेंगे नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या होता है, आओ चलो देखो। तो देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण को पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था क्या था, बलवंत राय, ठीक है ना। तो ये उन्होंने दिया रिपोर्ट। इसमें क्या कहा है, इसमें सिफारिश की गई थी क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, मतलब वही जो मैंने आपको बताया क्या, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से आम आदमी तक पावर पहुंचे। और कितने लेयर पे पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 लेयर पे, है ना, जो हमने पढ़ा था पीछे, क्या, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और आपको पता है गवर्नमेंट ने ऐसी भी कमेटीज फॉर्म की जिसमें 4 लेवल पे रिकमेंडेशन है, स्टेट लेवल पे भी, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि वो अलाउड नहीं है, फिलहाल 3 ही चल रहा है भारत में। अच्छा, इस समिति की सिफारिश में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत कर दी। ये तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वह राज्य जहां सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, राजस्थान। पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य, आंध्र प्रदेश। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम 73वें संविधान संशोधन को लागू किया, एमपी। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे की बात करते हैं, पंचायती राज सिस्टम से संबंधित कमेटियां, यही है ना। पहली कमेटी क्या है, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है ना। ये दोनों भाई नहीं है। इसकी स्थापना 1977 में हुई है, इसकी रिपोर्ट 1978 में आई है। इसने क्या रिकमेंड किया भाई, द्विस्तरीय कमेटी रिकमेंड किया, ठीक है। इसने कहा भाई जिला स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना, और लोअर लेवल पे मंडल पंचायत, ठीक है, ये अलग था। इसने देखो एक्चुअली क्या था, इस द्विस्तरीय क्या था, इसने ना 3 स्तरीय भी रिकमेंड किया, कह लो आप लोग, और द्विस्तरीय भी रिकमेंड किया। इन्होंने कहा कि जहां पे 20 लाख या उससे ज्यादा की आबादी है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा आबादी है, वहां पे 3 स्तरीय रखो आप लोग, जहां पे लो आबादी है वहां पे आप लोग 2 स्तरीय रखो, ऐसा था, ठीक है। अच्छा, पार्टी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। जो पंचायती राज का जो चुनाव होगा उसके लिए पार्टियां खड़ी होंगी ना, जैसे हमारे चुनाव में नॉर्मली होता है, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी या
ये बीजेपी या कांग्रेस या कोई पार्टी ऐसी खड़ी होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसने रिकमेंड किया क्या कि एससी और एसटी को जो है पंचायती राज सिस्टम में क्या लागू होना चाहिए, रिजर्वेशन जो है उसमें लागू होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या कमेटी है, और एक बार देख लें। एक कमेटी आई गई JVK राव कमेटी के, इन्होंने 1985 में इनकी रिपोर्ट आई। इनकी क्या सलाह थी, इनके बारे में कुछ खास नहीं दे रखा है ना। JVK राव समिति, ठीक है, चलो उसको देखते हैं, अभी रुक जाओ, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, LM सिंघवी कमेटी है ना, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। इसने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का, ठीक है ना, संवैधानिक दर्जा तो पहले भी था लेकिन वो DPS में था, ठीक है, और ग्राम सभा को अधिक वित्तीय अधिकार देने से संबंधित रिकमेंडेशन इन्होंने दिए। इसके अलावा एक और समिति बनी जिसका नाम था PK थुंगन समिति, 1988, है ना, ये डेट सही कर लेना आप लोग, ठीक है ना। इसने भी पंचायतों को संवैधानिक राज्य, देखो संवैधानिक की बार बार क्यों जोर डाल रहे हैं, क्योंकि राज्य इंप्लीमेंट नहीं करेंगे इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इसको आप लोग मैंडेटरी कर दो, तो हो सकता है कुछ कुछ, ठीक है ना। अब उसके बाद ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते 24 अप्रैल को, ठीक है ना। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए पहला प्रयास राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया और 64वां संविधान संशोधन 1989 रखा गया, ठीक है ना। ये पारित नहीं हो पाया। आगे की बात करते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का श्रेय जाता है PV नरसिम्हा राव को। ये 1991 की बात चल रही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास। इस सरकार ने 73वां संविधान संशोधन किया, ठीक है ना, और 1992 में क्या कर दिया, पंचायतों को, ठीक है ना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया है। यह संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल को लागू है, इसलिए हम लोग इसी दिन को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। और भी है कुछ, आगे की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए, क्या क्या जोड़ा गया, देखो सुनो, भाग 9 को जोड़ा गया, पहली बात तो ये, ठीक है ना। इसमें भाग 9 में क्या जोड़ा गया, 11वीं, भाग 9 के साथ साथ क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची है ना। आपको पता मूल संविधान में कितने थे, शेड्यूल 8 थे, तो इसको 11 शेड्यूल में इसको रखा गया, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं, ये देखो 243 A से लेकर के O तक, तो 15 जमा में 1 16 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पंचायती राज्यों को कितने टॉपिक्स दिए गए, वो डिसीजन ले सकते हैं 29 टॉपिक्स पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। अब देखो, ये अगर आप स्टेट का एग्जाम दोगे ना, स्टेट का जैसे हरियाणा PCS का या UP PCS का, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन डिटेल के क्या आता है। जैसे 243 में डेफिनेशन है पंचायती राज को लेकर के, ग्राम सभा को लेकर प्रोविजन है, पंचायतों का गठन है, सीटों का आरक्षण कैसे होगा, पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि, सदस्यता और योग्यता कैसे डिफाइन होगी। इसके अलावा पंचायतों की शक्तियां क्या क्या हैं, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं ये पंचायती राज जो है अपने लेवल पे, ठीक है ना। पंचायतों का चुनाव को लेकर के प्रोविजंस है और चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है, ठीक है। एक बार आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, इसकी वजह से नहीं लिखा होगा, बाकी आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इसमें काफी कुछ है जो नहीं लिखा हुआ है। आओ देखो सुनो, आओ जो एक बार बात कर लेते हैं फटाफट। देखो सुनो, मैंने आपको बताया गाइस, क्या बताया, एक बार मेरे साथ रिकॉल करते रहना। मैं आपसे पूछूं क्या हमारे मूल संविधान में पंचायती राज सिस्टम का जिक्र है, तो आप कहोगे है। कौन से आर्टिकल में है, 40वें आर्टिकल में है, जो कि क्या होता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से भाग में है, ये DPSP भाग 4 में है और आर्टिकल 40 में है। तो क्या ये मैंडेटरी है, नहीं, इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते आप। जब न्यायालय ही लागू नहीं कर सकता तो खुद से क्या लागू करेंगे। तो ऐसे चलता रहा, बहुत सारे रिकमेंडेशंस के बाद जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ने कार्यक्रम चलाए जो कि फेल रहे, ठीक है। वो कार्यक्रम का मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, अगर मिलेगा तो जरूर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। सारा एफर्ट लगाने के बाद जो है लास्ट में क्या कर दिया, पंचायती राज सिस्टम जो है वो 2 अक्टूबर को चालू हुआ। कौन से 2 अक्टूबर को, 1952 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कमेटियां बनाई गई जो कि किससे रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए, वैसे मेनली फोकस तो बलवंत राय पे रहता है और अशोक मेहता पे रहता है, लेकिन अभी जो हमने पीछे रहता है लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी है ना,
और एक हमने पढ़ा था वो JVP करके था ना कमेटी, लास्ट वाला कौन सा था जो छूट रहा था, एक है ना JVK राव समिति, है ना। इसमें ना कुछ खास नहीं इनकी रिकमेंडेशन। हाँ अरे वही राव कर लो आप उसको, ठीक है ना, JVK राव समिति था, वो शॉर्ट में लिख दिया ये, ठीक है, VK राव समिति का लो, ठीक है। इसको ना JVK होना चाहिए था एक्चुअली, JVK राव समिति होना चाहिए, ठीक है। ये थी। इसके बाद क्या बना, ये सारी कमेटियां बनी, इनकी रिकमेंडेशन बनी, ठीक है। लेकिन इसके बाद एफर्ट लगाया किसने, राजीव गांधी ने 1989 में, बेचारे सफल नहीं हो पाए। 1991 में तो इनकी डेथ ही हो गई। 1992 में कौन बना, PV नरसिम्हा राव कौन थे उस समय, PM थे ये, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है ना। उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही थी 1991 में ना, याद होगा आपको कि 1991 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद थी, और 91 के बाद कैसी हो गई। जब देश आजाद हुआ ना तो हमसे पूछा गया कि अर्थव्यवस्था कैसी रखना चाहते हो, हमने कहा बंद रखेंगे, हमें नहीं चाहिए कि कोई ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ जाए। तो हमने ना इंपोर्ट किया ना ही एक्सपोर्ट किया। तो जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा उसका फॉरेक्स भी कमजोर होगा। फॉरेक्स बोलो तो क्या, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, सबके जेब में एक फोन है, वो फोन कहां से आ रहा है, सारा पैसा कहां जा रहा है। तो जो वही देश पावरफुल है जिसके पास पैसा ज्यादा है। आर्मी की तो बात बाद में होगी, पहले करेंसी की बात करें तो जिसका फॉरेन एक्सचेंज मजबूत है वो मजबूत है। तो स्थिति ये थी 1991 में कि मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको वर्ल्ड बैंक जाना पड़ा। तो वर्ल्ड बैंक जब चले गए ना तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप ना LPG की पॉलिसी अपना लो, है ना, है ना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और तो लिबरल का मतलब क्या कि यहाँ पे लाइसेंस ही रास्ता, बिजनेस आप नहीं कर सकते थे, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको खत्म कर दिया, कुछ एक चीजों को छोड़ गया। अभी भी वो कुछ चीजें हैं मैंडेटरी, जैसे अगर आपको कोई ऐसा नशे वशे वाली चीजें बनानी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता, तंबाकू वगैरह या ड्रग्स वगैरह या मेडिसिन वगैरह या अल्कोहल वगैरह, है ना। प्राइवेटाइजेशन, है ना, आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जो है लोग जो है शाम होते ही तारों पे कुंडे डाल लेते थे। सरकार ने क्या कर दिया, इसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया। तो प्राइवेट कंपनी ने यहाँ के तारे पर रिप्लेस कर दी, मीटर भी ओके कर दिया, अब लोग कुंडे भी नहीं डालते, चोरी भी नहीं होती। और ये जो टाटा पावर है ये कमा के सरकार को भी दे रही है और अपने पास भी रख रही है। तो ये है निजीकरण। और वैश्वीकरण क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से मिलना। दिल्ली पुलिस 2017 वाले में आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि बाहर की कंपनियां आए और हम भी बाहर जाए, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आ जाओ। 73वें संविधान संशोधन में ये अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाग 9 में 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। इसमें टोटल 16 अनुच्छेद हैं, 243A से लेकर के O तक, और टोटल उसमें 29 विषयों को कवर किया गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो SSC में तो मैंने नहीं देखा, कोई रैंडम कोई पूछता तो नहीं कह सकता मैं, ठीक है। जैसे मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ग्राम पंचायत भी चाहे तो अपने लेवल पे, चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन एक फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति गठन करता है जनरली। वैसे नेक्स्ट की बात करते हैं, 243A ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा, यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है, ठीक है ना। ग्राम सभा में क्या होता है, देखो, पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है, मतलब जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स है ना उनकी एक सभा है। और यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित हैं। ग्राम सभा ऐसे काम कर सकती है जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली उनको देती है करने के लिए, ठीक है ना। इसमें जनरली वो लोग आते हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। पंचायत में जनरली ये 3 लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उप सरपंच और सरपंच होते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट होगा आप लोग पंचायतों का गठन, ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा कि भारत में देखो कई तरह की रिकमेंडेशन आई, 2 टीयर सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम, लेकिन करंटली भारत में क्या वर्किंग है, 3 टीयर सिस्टम, है ना। ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, या फिर कह लो मध्य स्तर पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। अब जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे राज्य में मध्य स्तरीय का जो है वो अनिवार्य नहीं है। मतलब जहां पे बीच में 20 लाख से कम आबादी है वहां पे सिर्फ कौन सा सिस्टम लागू है, 2 टीयर सिस्टम लागू है अभी भी करंट में। ज्यादातर देशों में, ज्यादातर राज्यों में 3 टीयर लागू है, लेकिन जहां पे जिन गांव में क्या है आबादी कम है 20 लाख से, वहां पे 2 टीयर सिस्टम को लागू किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ 243C
पंचायतों के सभी सदस्यों द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना। पंचायत के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको वोट के द्वारा चुना जाता है, और ये कैसी वोटिंग होती है? डायरेक्ट होती है, मतलब कि लोग जाके वोट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आएगा बस, पंचायतों की संरचना के संबंध में अधिकार राज्य विधानमंडल को है। भाई पंचायत का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली तय करेगी, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन, उसकी पावर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, ग्राम पंचायत का चुनाव में तो डायरेक्ट वोटिंग होती है, लेकिन जिला पंचायत और मध्य स्तरीय पंचायत के जो वोटिंग होती है वो कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होती है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष मतलब कि हमने जिनको चुना था ग्राम में वो जाके इनको वोट देंगे। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है वो सरपंच उस विधि से चुना जाएगा जिसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। रिजर्वेशन की बात करते हैं। पंचायतों में एससी एसटी और ओबीसी वर्गों की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। एससी एसटी को आरक्षण उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है जहां पे वो जैसा अवेलेबल है उस हिसाब से, लेकिन महिलाओं को आरक्षण जो है वो कैसा दिया गया है? ये अभी कुछ दिन पहले भी ये पास हुआ था बिल, याद होगा शायद, कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना, शायद न्यूज सुनी होगी। तो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का मतलब खाली ये मत सोचो, अगर महिला, अच्छा यूपी पुलिस का जो भी फॉर्म आया था ना, जब ये न्यूज आई थी तो कह रहे सर महिलाओं को तो 1/3 रिजर्वेशन, तो यूं हिसाब लगा रहा है कि अगर 60,000 पोस्ट आई है तो 20,000 किसकी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये महिलाओं का रिजर्वेशन किस लिए? सिर्फ चुनाव वाले में, संसद में, राज्य की विधानसभा में, और ये ग्राम पंचायत के चुनाव में। इसमें नहीं है, क्या नाम है ये, इसमें है मतलब कि वो अलग अलग परसेंटेज के बेस पे है। आगे ओबीसी को आरक्षण कितना मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा ये राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। पंचायतों तथा नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण देने का सबसे पहले प्रोविजन जो है वो एमपी ने किया, कि एमपी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे जितने भी पंचायत जहां पे इलेक्टेड होंगे मेंबर्स वहां पे 50% क्या होंगी? महिलाएं होंगी। वो कर सकते हैं ऐसा, जैसा हमने पढ़ा था ना कि जैसे हम जिस सीट पे अभी खड़े हैं ये एक रिजर्व सीट है ना, ऐसे ही अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा। नेक्स्ट की बात करते हैं 243E पंचायतों का कार्यकाल। जनरली देखो मैं आपको बताऊं, पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? रिजल्ट यही है कि 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले अगर भंग कर दिया जाए तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होगा उस राज्य का वो करवाएगा उसका, वो ये छोटे मोटे नहीं करवाते। जो सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या करवाता है आपका, जैसे कि आपका स्टेट लेवल पे या लोकसभा का चुनाव होता है ये सब करवाते हैं बड़े वाले, ये ग्राम लेवल पे ये सब नहीं करवाते। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व विघटित होने की दशा में, ठीक है, अगर इसे मतलब खत्म कर दिया गया, अगर मान के चलो ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो इसे 6 माह के भीतर इसको जो है पूरी तरीके से समाप्त करके इसे दोबारा से वोटिंग मतलब कि दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। देखो सुनो क्या कहना चलेगा, फिर से सुन लो। इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने से पूर्व, है ना, अगर ये विघटित हो जाता है, ठीक है, तो तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर अंदर चुनाव होंगे, 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव होंगे। लेकिन अगर बचे ही 6 महीने हैं किसी सरकार के तो चुनाव नहीं होंगे, हो सकता है कि वो हो सकता है कि फ्रेश चुनाव हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसमें चुनाव होंगे इस केस में तो वो बचे हुए टेन्योर के लिए हो जाते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कार्यकाल संबंधित यही प्रावधान नागरीय निकायों के लिए भी है, ठीक है। नगरीय निकाय मतलब कि जो एमसीडीज के बारे में हमने पढ़ा था वो। सदस्यों की योग्यता, ठीक है, इसकी योग्यता कौन डिसाइड करेगा? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व 240G में है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट में भी होता है, लेकिन स्टेट में कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है। और किस लिए करता है? पंचायतों की फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू करने के लिए करता है, ठीक है। 243 वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, ये राज्य की बात हो रही है, यहां पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। एक 380 है जो फाइनेंस कमीशन, 280 है सॉरी, 280 है जो फाइनेंस कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राज्य विधान मंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां अधिकार दे सकता है। राज्य चाहे तो अपने पंचायतों को ऐसा अधिकार दे सकता है जिसके लिए वो आराम से क्या सकें, गवर्नेंस को आराम से चला सकें या आराम से उसको रन कर सकें, जो भी उनको जरूरत है वो दे सकता है, ठीक है।
इसके आगे के प्रोविजन है ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, इसको देख लेते हैं, स्टेट को लेकर के ये, ठीक है। देखिए 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं गाइस, ठीक है ना। यह अधिनियम प्रत्येक राज्य के निम्न 3 तरह की नगर पालिकाओं की संरचना का उपबंध करता है। आर्टिकल 243Q जो उसी में आगे फर्दर लिखा हुआ है, हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल 243 में सेल्फ गवर्नेंस की बात कही गई। किसकी बात कही गई है? सेल्फ गवर्नेंस की बात कही गई, लेकिन इसमें 2 हिस्से हो गए हैं। आर्टिकल 243 प्लस में 243A से लेकर के 243O तक एक हो गया सेक्शन, ये पंचायती राज के लिए, और इसके बाद आगे कुछ और उसको छोड़ करके 243Q से, है ना। ओ के बाद क्या आता है आपका? पी को छोड़ करके कहां से? Q से शहरों की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब देखो तीन तरह के हैं इसमें, ठीक है ना। ये 3 तरह यही वाले हैं एक्चुअली, ठीक है। और ये तीनों का डिसीजन कैसे होता है? पॉपुलेशन के बेस पे होता है, ठीक है ना। जहां पे आबादी ज्यादा होगी वहां पे नगर निगम होगा, जहां पे आबादी कम होगी वहां पे नगर पालिका होगा, जहां पे बिल्कुल आबादी कम होगी वो लगभग गांव के बराबर या गांव से ज्यादा वहां पे नगर पंचायत होगा। सब अपने लेवल पे वही काम कर रहे हैं, है ना। सब अपने लेवल पे वही काम कर रहे हैं, ठीक है। जिनको जो जो एरिया अलॉटेड है जिस लेवल का, ऐसा नहीं है कि एक ही इलाके में तीनों हैं। एक इलाके में एक ही मिलेगा, या तो पंचायती राज करवा लो ग्राम का, ठीक है ना, या आपको ये MCD करवा लो, ठीक है ना। जैसे जयपुर वगैरह जाओगे तो शायद आपको यहाँ पे क्या नगर निगम है ना, कहीं पे छोटे शहरों में नगर पालिकाएं भी मिल जाएंगी जहाँ पे आबादी कम होती है। आगे क्या कह रहा है आपका? नगरीय निकायों के 3 स्तर होते हैं, बड़े नगर, छोटे नगर और संक्रमणशील क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, बड़े जो होते हैं उनमें क्या होता है? नगर निगम होता है, ठीक है। इसमें जनरली मेंबर्स की संख्या जो होती है वो 40 से 70 होती है। जहां पे आबादी 3 लाख से अधिक होगी वहां पे ये क्या पाए जाएंगे? नगर निगम पाए जाएंगे, ठीक है। देखो 20,000 से अधिक आबादी पे 20, 50 और 3 लाख है ना भाई। अगर 20,000 आबादी है तो क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। अगर कितनी आबादी? 50,000 की आबादी है तो नगर पालिका, और अगर 3 लाख से ज्यादा की आबादी है तो, ठीक है, इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। उसी हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन है। मैंने कभी ये देखा नहीं क्वेश्चन, बाकी मैंने कहा ना पॉपुलेशन बेस पे आपको कितना ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज क्या कह रहा है? संरचना। नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका के क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, है ना। चुने जाएंगे, बिल्कुल चुने जाएंगे, है ना। हमारे यहाँ के जो काउंसलर्स हैं वो क्या डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचक क्षेत्रों में वार्डों में बांटा गया है, ठीक है। राज्य विधानमंडल, राज्य की जो विधानमंडल होती है गाइस, वो नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। ये दिल्ली पे लागू नहीं होती है सब चीजें, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा शायद कि दिल्ली में ना MCD का चुनाव बहुत पहले हो जाने थे, जो कि लेट हुए थे, ठीक है ना। आपको पता है कि पहले शायद 240 सीट्स थी पहले यहाँ पे MCD की, है ना। यहाँ पे MLAs की कितनी से, लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स है? 70, है ना, 70 लोग हैं। और लोकसभा की कितनी सीट्स हैं यहाँ पे? लोकसभा की आई थिंक 7 सीट्स हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आई थिंक शायद 4 अराउंड है शायद, ठीक है, 4 या 3 होंगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन सबसे उसकी बात करते हैं, वार्ड की बात करते हैं, जो MCD के वार्ड होते हैं, इसकी पहले सीट तो 243 थी, लेकिन इसको कम या ज्यादा कौन करेगा? इसके डिसीजन कौन लेगा? राज्य की विधानसभा लेगी। लेकिन मैंने कहा दिल्ली तो एक विशेष राज्य है, तो इसके सारे डिसीजन अल्टीमेटली कौन लेता है? संसद ही लेती है, संसद ही लेती है, ठीक है ना। यूपी वाले अपना ले सकते हैं, सब अपना ले सकते हैं, बस दिल्ली वाले अपना नहीं ले सकते, इसलिए तो इतने परेशान रहते हैं, ठीक है ना। आगे क्या करें? सीटों का आरक्षण, वो भी वही सेम चीज है, ठीक है ना। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पे बांटता है, मतलब कि उसके आधार पर उसी रेशियो में, मतलब की सीटें रिजर्व होंगी जिस रेशियो में वो अवेलेबल होंगे। कार्यकाल की बात करते हैं, नगर पालिकाओं का कार्यकाल, ठीक है, कितने साल का होता है? जो हम काउंसलर चुनते हैं वो भी कितने साल के होते हैं? उससे पहले भी ये जा सकता है अगर वो खत्म हो जाते हैं या उनको कुछ उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। यदि इसे इसकी अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है, इसके बाद एक नई नगर पालिका का गठन
किया जाएगा। ठीक है ना। राज्य में हमने पढ़ा था कि अगर समय से पहले हो गया तो दोबारा चुनाव करवा लेंगे रिमेनिंग टेन्योर के लिए, लेकिन नगर पालिकाओं में ऐसा नहीं है ना, नया होगा, हमेशा फ्रेश होगा। ठीक है, आगे तो वैसे ही आर्टिकल 243V की बात कर रहा है। ठीक है, सदस्यता से अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप। चुने जाने पर या नगर पालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थितियों में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्या पहला है, संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत। मतलब मान के चलो जिस राज्य में वो कोई बंदा, जैसे एमसीडी के जो काउंसलर है ना, जैसे आपने देखा होगा धर्म रक्षक, या हमारे यहाँ पे सीमा जाटो हैं, या कोई भी है ना, वो दाढ़ी वाले नहीं है धर्म रक्षक, हाँ, तो ये लोग अगर अयोग्य घोषित हो सकते हैं किसी ऐसे लॉ के द्वारा जो स्टेट नहीं पास कर दिया हो। अगर उस लॉ में वो बाउंड हो रहे हैं कि भाई नहीं, अब इतने वाला नहीं, इतने वाला जीतेगा, किसी रीजन से मान के चलो फॉर एग्जाम्पल है ना, तो वो फिर उस केस में अयोग्य घोषित हो सकते हैं। कोई विधि ऐसा बना दे, कोई ऐसा कानून बना दे। और क्या कह रहा है, राज्य विधान द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जनरल इलेक्शन लड़ने की उम्र कितनी होती है, 25 साल होती है, लेकिन ये जो चुनाव होते हैं इसमें 21 एज होती है। वो उसके लिए भी थी, जो ग्राम पंचायत हमने पढ़ा था उसके लिए भी होती है, उस केस पे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं 243। उतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि शायद ही क्वेश्चन कम मिले न मिले, एक बार देखूंगा क्वेश्चन तो बताऊंगा, मैं तो क्वेश्चन देख नहीं पाया हूं। नगर पालिकाओं की शक्तियां और इसके अधिकार, शक्तियां और कार्य की बात करते हैं। देखो, राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो नगर पालिकाओं को जरूरत के हिसाब से ऐसी शक्तियां दे सकती है, ठीक है ना, जिसके लिए वे मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस को रन कर सकते हैं, अपनी चीजों को आराम से फंक्शन कर पाए या चीजों को चला पाए। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना फिर से वही कि ये दिल्ली के केस में नहीं है। अगर दिल्ली के केस में होता तो दिल्ली गवर्नमेंट को फिर से थोड़ी बोलने की जरूरत थी कि यहाँ पे कि एमसीडी में भी केजरीवाल, सुना था ना अपना डायलॉग। अगर दिल्ली गवर्नमेंट में ही होता तो दिल्ली गवर्नमेंट तो आराम से काम कर लेती ना। ये यूपी में हो सकता है, किसी अन्य राज्य में हो सकता है, लेकिन दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। यहाँ की जो एमसीडी है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पे है, डिपेंडेंसी है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये एमसीडी के फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। देखो, वित्त आयोग जैसे ग्राम पंचायत का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे ही इनका। तो वित्त आयोग जो है, जो पंचायत के लिए गठित किया गया है, भी 5 वर्ष के लिए नगर पालिकाओं का वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन जो है वो करेगा। ठीक है, कौन से आर्टिकल और नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या ये वाला आर्टिकल भाग 10 200 आर्टिकल 244, राष्ट्रपति तथा अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों की घोषणा। राष्ट्रपति द्वारा एक्चुअली, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा कोई अगर ऐसा इलाका है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, या शेड्यूल्ड एरिया है, तो उसका डिक्लेरेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। कोई भी एरिया, बहुत सारे एरिया हैं। देखो, हमें ऐसा लगता है ना, सुनो मैं बताता हूँ, भारत में हमें ऐसा लगता था जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था ना, बट अब भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। महाराष्ट्र में विदर्भ वाला जो इलाका है वहां पे विशेष राज्य है, कहीं भी ट्राइबल्स रहते हैं वहां पे है। नॉर्थ ईस्ट में आप जमीन नहीं ले सकते हो, लेकिन वो हाईलाइटेड नहीं है, वो तो जम्मू कश्मीर हाईलाइटेड है पड़ोसी की वजह से। ठीक है, ये चीजें, ये सब कुछ है। इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा बोलो।